हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं उपकल्पना की रचना के स्रोत के बारे में। यानी कि उपकल्पना जो बनाई जाती है उसके बहुत सारे स्रोत होते हैं, मतलब जिनके ज़रिए उसे बनाया जाता है। ये स्रोत कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें कुछ व्यक्तिगत स्रोत होते हैं, यानी कि व्यक्ति के खुद के अनुभव, और दूसरे हो सकते हैं बाह्य स्रोत। यानी कि बाह्य स्रोत में आते हैं, जैसे कि हमने किसी पुरानी रिसर्च से कोई नियम ले लिया, कोई सिद्धांत ले लिया, या पहले से लिखे गए ग्रंथ। ये जो किताबें होती हैं, तो ये बाह्य स्रोत में आते हैं, जिनके ज़रिए हम अपनी उपकल्पना को तैयार करते हैं। तो उपकल्पना एक तरह से अनुसंधान कार्य करने से पहले बनाई जाती है। तो ये हमारे अनुसंधान को सही दिशा देती है। तो व्यक्ति के जो व्यक्तिगत स्रोत हैं, उसमें उसकी समझ और अनुभव और सूझबूझ आते हैं, और जो कि वो अपने जो अनुसंधान कार्य कर रहा होता है उसमें उसे यूज़ करता है। कई बार ये उपकल्पना, जो व्यक्ति की समझ इतनी अच्छी होती है कि कई बार उनकी उपकल्पना जो कि वर्क कर जाती है। तो ये इस चीज़ पर बेस होता है कि आपकी उपकल्पना कहाँ से तैयार की गई है, उसे तैयार करने वाला कौन है। तो उपकल्पना कैसे तैयार की जाती है और उसके स्रोत कहाँ कहाँ से आते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। गुडे और हार्ट ने उपकल्पना की रचना के जो स्रोत बताए हैं, उनमें पहले नंबर पे आता है सामान्य संस्कृति। सामान्य संस्कृति का मतलब होता है कि कोई भी उपकल्पना बनाने से पहले हमें ये देखना होता है कि हम कौन सी संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं, और वहाँ क्या उनके लिए मायने रखता है। जैसे कि अगर हम पाश्चात्य संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें ये देखना होता है कि उन लोगों के लिए सुख जो है, उनके लिए जो लग्जरी लाइफ है वो ज़्यादा मायने रखती है, और ये लग्जरी लाइफ पैसा कमाने से आती है। तो उनके लिए तो हमें अपनी उपकल्पना वहाँ की संस्कृति को ध्यान में रखकर बनानी होगी, ना कि हम अपनी भारतीय संस्कृति के जो लिखी हुई जो सिद्धांत है उनके बेस पर हम अपनी उपकल्पना बना सकते हैं। तो जो संस्कृति होती है उसी को ध्यान में रखकर उपकल्पना बनाई जाती है। हमें पहले ये डिसाइड करना होता है कि हम किस एरिया का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अगर हम एक पाश्चात्य और ओपन सोसाइटी का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारी उपकल्पना वहीं के जो समाज है, वहीं के लोगों की जो इंटरेस्ट है उन्हें ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। और अगर हम भारतीय संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम यहाँ के लोगों के जो उनके लिए मायने रखता है उसे ध्यान में रखकर हम अपनी उपकल्पना को बनाएंगे। दूसरे नंबर पे आता है वैज्ञानिक सिद्धांत। जो जैसे जैसे नए अनुसंधान होते रहते हैं, तो उनके आधार पर जो सिद्धांत बनते हैं उनसे ही हम अपनी उपकल्पनाओं को तैयार करते हैं। जैसे कि हम कोई भी नई रिसर्च करने जा रहे होते हैं, तो हम उससे पहले एक उपकल्पना तैयार करते हैं। उपकल्पना बनाने के बाद हम अनुसंधान के जरिए उसे सिद्ध करते हैं। लेकिन वो जो हमारा अनुमान है, यानी हमारी जो उपकल्पना है, वो सही भी साबित हो सकती है और गलत भी है, बाद में सिद्ध होता है। फिर उसके बेस पर नए सिद्धांत बनते हैं। तो इस तरह जो उपकल्पनाएं हैं, वो एक तरह से उनके बीच की कड़ी कही जा सकती है, क्योंकि हमने सिद्धांतों से ही उपकल्पना बनाई, और उपकल्पना के बेस पर हमने रिसर्च की, और रिसर्च के बाद फिर से नए सिद्धांत बने। तो जो हमारी उपकल्पनाएं वैज्ञानिक सिद्धांतों से आती हैं। तीसरे नंबर पे आता है समरूपताएं, कि जब कभी भी दो दशाओं के बीच कुछ समानताएं दिखाई देती हैं, तो उनके आधार पर कुछ नई उपकल्पनाएं बनाना आसान हो जाता है। इसका मतलब है कि हम जब दो चीज़ों के कंपैरिजन करते हुए किसी उपकल्पना को बनाते हैं, तो वो समरूपता के अंतर्गत आती है, यानी सादृश्यता के अंतर्गत आती है। जैसे कि दो चीज़ों में सिमिलरिटी है। जैसे सोसाइटी और एक जीव की जो सिमिलरिटी है, उसे स्पेंसर ने अपनी जो उद्विकास की अवधारणा थी उसके जरिए बताया था। सामाजिक उद्विकास का अध्ययन करते समय उन्होंने जो कल्पना बनाई थी, वो इस सादृश्यता पर आधारित थी कि समाज की उत्पत्ति, विकास और विनाश बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि जीव रचना के जन्म, विकास और मृत्यु होते हैं। यानी कि समाज में और जीव की रचना में दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, मतलब सादृश्यता है।
तो ये समरूपताएँ इसी चीज़ को दर्शाती हैं कि दो चीज़ें सादृश्य हैं और हम एक का अध्ययन करने के बाद दूसरे की प्रोसेस को अच्छे से जान सकते हैं। 4th नंबर पे आता है व्यक्तिगत अनुभव। कई बार अनुसंधान करता कि व्यक्तिगत अनुभव भी इतने ज़्यादा क्लियर होते हैं कि वो उनकी उपकल्पनाओं के ज़रिए वो उनके अनुसंधान को एक बेहतर दिशा दे देते हैं। जैसे कि लोम्ब्रोसी जो थे वो एक डॉक्टर थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ये उपकल्पना बनाई कि अपराधी जन्मजात होते हैं, उनकी शारीरिक विशेषताएं सामान्य लोगों से अलग होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोम्ब्रोसे थे उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर अपनी उपकल्पना बनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपराधी लोग जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, वो बाद में नहीं बनते, ना ही उन्हें कोई उनकी सिचुएशन अपराधी बनाती है। तो बाद में उनकी जो ये उपकल्पना थी ये सच साबित हुई। जब उस उपकल्पना पर बहुत सारे अध्ययन हुए तो वो सच साबित हुई और इससे उनकी जो ये उपकल्पना थी वो उसने एक सिद्धांत का रूप ले लिया। तो व्यक्तिगत अनुभव जो होते हैं वो कुछ लोगों के जो अनुभव होते हैं वो बहुत ज़्यादा सटीक होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा अपने अध्ययन में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनकी जो कल्पनाएं होती हैं वो बहुत हद तक उनके अनुसंधान के काम को, उनकी जो रिसर्च के वर्क है उसे बहुत हद तक सही दिशा दे देती हैं। 5th नंबर पे आता है विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्ष। समाज विज्ञान में जो बहुत सारे समय समय पर जो बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं, उनसे प्राप्त होने वाले निष्कर्ष भी, मतलब जो उनसे रिजल्ट आते हैं वो भी नई उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायक होते हैं, कि वो भी नए जो उपकल्पनाएं बनती हैं वो उन्हें बनाने में सहायक होते हैं। होता क्या है कि जो हम रिसर्च करते हैं वो उससे नए नए फैक्ट निकल के सामने आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता चलता है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो जब नई नई रिसर्च होती है, नए फैक्ट निकल के सामने आते हैं, तो वो फैक्ट हमें एक तरह से एक मटेरियल देते हैं नई उपकल्पनाओं को बनाने का, नए क्षेत्र में, नए एरिया में रिसर्च करने का। तो ये जो रिसर्च है ये नई उपकल्पनाओं को बनाती है और नई उपकल्पनाओं के ज़रिए नए रिसर्च होते हैं और फिर से नए सिद्धांत बनते हैं। तो उपकल्पनाएं सिर्फ जो रिसर्च होते हैं उसमें सिर्फ अब जो उपकल्पनाएं उन्हें सिद्ध करने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि जो पहले से सिद्धांत बने हुए हैं उन्हें भी रिन्यू किया जाता है। 6 नंबर पे आता है व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि। कुछ लोगों का जो बौद्धिक लेवल होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, वो इतने ज़्यादा पैनी दृष्टि के होते हैं, और मतलब उनका जो मेंटल लेवल होता है वो इतना ज़्यादा क्लियर होता है कि वो अपने जो पर्सनल जो उनके एक्सपीरियंस है उसी से किसी समस्या के मूल कारण को समझ लेते हैं। यानी कि वो जब किसी सब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पर रिसर्च करने जा रहे होते हैं तो उसे देखकर ही समझ लेते हैं कि जिस प्रॉब्लम पर हम रिसर्च करने वाले हैं उसकी क्या वजह हो सकती है। तो वो ऐसी उपकल्पना बना देते हैं जो सही साबित होती है। तो एक तरह से जो उपकल्पनाएं तैयार की जाती हैं वो इस चीज़ पर बेस करती है कि उसे बनाने वाला कौन है और उसे बनाते टाइम हमने किन स्रोतों का इस्तेमाल किया है। तो ये थे उपकल्पना की स्रोत, कि उपकल्पनाएं कैसे बनाई जाती हैं और उनके लिए मटेरियल यानी उनका जो स्रोत है वो कहाँ से मिलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।